नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी की बिंदी में और मैं हूं दामिनी यादव। अक्सर जब हमें अपने चेहरे पर कुछ पसंद नहीं आता है तो हम उस पर मेकअप की परत से फेरो बदल की कोशिश करने लगते हैं। शख्सियत में कुछ पसंद नहीं आता है तो इस कमी को छिपाने के लिए नाम बदल देते हैं और ये चलन तो आजकल समाज में जोरों पर है भी। ये तमाम बातें आज हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं साहित्य में, समाज में और हमारे समय में दलित चिंतन की, जो सिर्फ एक ही बात कहता है कि उनकी समस्या का निपटान उसका समाधान ही हो सकता है। उनका नाम बदल देना, उनकी मौजूदगी को खारिज कर देना हो सकता है, समाधान किसी भी सूरत में नहीं। ये कहना है दलित साहित्य के वर्तमान पुरोधा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी का। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की बिंदी में। आभारी हूं मैं आपका। तो डॉक्टर लिम्बाले, जो सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी वो यही होगा कि आप पिछले 40 सालों से दलित साहित्य में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत सारी किताबें लिख चुकी हैं, संपादित की हैं, जो अनुदित भी हुई हैं, लेकिन आपने इस समय अंतराल में क्या फ़र्क महसूस किया दूसरों के लिखे दलित साहित्य में और खुद एक दलित होकर साहित्य रचने में? हाँ, देखिए, नकारात्मक भी बदलाव हुआ है और सकारात्मक भी बदलाव हुआ है। मैं सकारात्मक बातें अपने आपको बताना चाहता हूँ। जो सकारात्मक बातें हैं वो लोगों को मालूम होनी चाहिए। आरक्षण के कारण दलितों में बहुत बदलाव आया है और आजादी के कारण, शिक्षा के कारण, कानून के कारण समाज में भी बहुत बदलाव आया है। मैं जब छोटा था तब का समाज, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और जब मैं आक्रामशी लिखी उस वक्त का समाज और आज का समाज में बहुत अंतर दिखाई देता है। समाज बहुत प्रगतिशील बन गया है। समाज में अभी छुआछूत नहीं है, जातिवाद है। तब छुआछूत थी, छुआछूत के रूप में जातिवाद था। आज डिस्क्रिमिनेशन के रूप में जातिवाद है। जी। अ, अ, मगर समाज बदल गया है। मैं मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी गति से हम बदल रहे हैं। मैं समाज के बारे में बात करने से मैं दलितों के बारे में बात करना चाहता हूँ। आरक्षण के कारण हम शिक्षित हुए और शिक्षा के कारण दलितों में प्रोफेसर हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए। हर क्षेत्र में दलित गए हैं। दलितों ने इस देश को क्या दिया, ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। हमने आरक्षण दिया, दलितों ने देश को क्या दिया? तो तीन बातें हमने देश को दिए हैं। एक, बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान दिया है। दूसरी बात, दलित कार्यकर्ताओं ने दलित आंदोलन दिया है, जिसके कारण सामाजिक न्याय की भाषा जोर से चर्चित हुई है, उस पर बहस हो रहा है। तो और उसके कारण प्रगतिशील समाज, प्रगतिशील धारा और प्रगतिशील आंदोलन समृद्ध हुआ है। और तीसरी बात, दलित लेखकों ने दलित साहित्य दिया है। दलित साहित्य के कारण पूरी दुनिया का लक्ष्य हमारे तरफ आकर्षित हुआ है। दलित साहित्य ने नया नायक दिया है, नई भाषा दिया है, नई भूमिका दी है, नए विषय दिए हैं और साहित्य को एक नया आयाम दिया है। हम देश को सुंदर करना चाहते हैं। हमारा देश बहुत सुंदर हो। ये इस देश के चेहरे पर जातिवाद के धब्बे हैं। वो जातिवाद हम मिटाना चाहते हैं। हमारा देश का चेहरा बहुत सुंदर दिखना चाहिए, यह हमारा प्रयास है। इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। इस कारण समाज बदला है, मनुष्य बदला है और देश भी बदल रहा है और ये बदल बहुत सुंदर दिख रहा है। डॉक्टर लिम्बाले से बातचीत का सिलसिला हम आगे जारी रखेंगे। बहुत सारे और भी सवाल हैं जिनके जवाबों की तलाश हमें डॉक्टर लिम्बाले से जोड़े रखेगी, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले के शख्सियत के कुछ और पहलुओं के बारे में। 1 जून 1956 को जन्मे, लगभग 40 से अधिक किताबें लिखने वाले मराठी साहित्यकार, लेखक, कवि, दलित साहित्य आंदोलन के पुरोधा और नासिक के यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले ने अपने लिए सम्मान का ये रास्ता अपमान की उन गलियों से गुजरकर बनाया है जो किसी नरक को भी मात देती हुई दिखाई देती हैं।
उनकी किताबों जैसे कि छुआछूत, देवता आदमी, दलित ब्राह्मण जैसे कहानी संग्रह, हिंदू नरवानर, बहुजन जैसे उपन्यास और दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जैसी समीक्षात्मक किताबों में से सभी को काफ़ी सराहना मिली है। इनकी आत्मकथा अक्कर माशी ने एक पूरे समय को दहलाया है। इस किताब के अनुवाद अनेक देशी विदेशी भाषाओं में हो चुके हैं। इस पर आधारित नाटक भी हुए हैं जो देश विदेश में भरपूर सराहे गए, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। लेकिन क्या पहले आप इनके निजी जीवन के दर्द की एक झलक देखना चाहेंगे? तो सिर्फ एक उदाहरण से सुनिए। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले अपनी एक मराठी कविता में जो लिखते हैं उसका सार ये है कि एक शूद्र सफाई कर्मी अपने सिर पर मैला यानी कि मानव मल लिए बरसात में जा रहा है। बरसात की वजह से वो मल उसके सिर से रिस कर पूरे चेहरे और शरीर पर गिर रहा है। और फिर वो सफाई कर्मी कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस लोकतंत्र को ढो रहा हूँ। जी, किस लोकतंत्र को ढो रहा हूँ जो आज तक भी उन करोड़ों लोगों के साथ कोई इंसाफ नहीं कर पाया जो आज की तारीख तक भारत के दूर दराज के इलाकों में यही जिंदगी जीने को अभिशप्त हैं। आज ये वर्ग नहीं चाहता कि इनकी जिंदगी की बातें उन लोगों की हमदर्दी से सनी हो जिन्होंने कभी उनके जीवन की झलक तक नहीं देखी। दलित साहित्य के जरिए वे खुद अपने हक की आवाज उठाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन साहित्य में उनके योगदान को हम ये कहकर नकार देते हैं कि ये उनके द्वारा साहित्य के वर्गीकरण की कोशिश है जो नहीं होनी चाहिए। समाज में उनकी मौजूदगी को हमने ये कहकर नकारा कि ये समस्याएं गुजरे ज़माने की बातें हैं। इसीलिए तो आज हमें दलित शब्द तक पर आपत्ति होने लगी है, जबकि ये दबा कुचला वर्ग आज भी हमारे समाज में उस स्थान पर मौजूद है जो हाशिए से भी परे है। कुछ ऐसे ही सवालों के और जवाबों की तलाश में चलिए हम दोबारा जुड़ते हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी से। डॉक्टर साहब, आपके सवाल के इस सकारात्मक पक्ष की मैं सराहना करती हूं, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी दोबारा अपने सवाल पर लौटते हुए कि जब कोई दूसरा व्यक्ति दलित साहित्य लिखता है और जब खुद एक व्यक्ति दलित होकर उन अनुभवों से गुजर कर वो साहित्य लिखता है तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? आप क्या फ़र्क पाते हैं? ये देखो, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सालों से गैर दलित लेखक दलितों पर लिख रहे हैं। प्रेमचंद से लेकर आज तक बहुत लोगों ने, राजेंद्र यादव तक और आगे भी बहुत लोगों ने दलितों पर लिखा है। हम उसका स्वागत ही करते हैं। यदि उन्होंने नहीं लिखा होता तो हमारे लिए पार्श्वभूमि निर्माण नहीं होती। उन्होंने लिखा, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की और हमें इस व्यवस्था में बोलने के लिए एक स्वर मिल गया, एक दिशा मिल गई। हम उनका कंट्रीब्यूशन नकार नहीं सकते। मगर गैर दलित का लिखना और दलित का लिखना, इसमें अंतर है जी। हम जनतंत्र में रहते हैं। मैं किसी को लिख नहीं सकता ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, गैर दलित नहीं लिख सकते, ये तो तानाशाही हो गई। हर एक को लिखने का हक है, अधिकार है, हर एक लिख सकता है। मगर मेरी कंप्लेन ये है, केवल प्रश्न उठाए जाते हैं। प्रेमचंद के बाद दूसरा प्रेमचंद क्यों नहीं निर्माण हुआ, क्यों नहीं निर्माण हुआ? हम स्वागत करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हिंदी में दूसरा प्रेमचंद निर्माण हो, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। दलितों के बारे में बोलना पड़ता है, दलितों के आंदोलन करना पड़ता है, दलितों को ही अपना साहित्य लिखना पड़ता है। दलित जब लिखता है वो अनुभव से लिखता है, और गैर दलित जब लिखता है वो कल्पना से लिखता है। जब मैं लिखूंगा वो मेरी भाषा में लिखूंगा, जब मैं लिखूंगा मेरे विचार उसमें आएगी, प्रतिबद्धता आएगी, मेरे समाज के सारे रेफरेंस उसमें आएंगे। एक काल्पनिकता से वो दलित का जीवन गैर दलित नहीं जी सकता। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि एक स्त्री जब डिलीवरी होता है तो पुरुष डिलीवरी के वक्त स्त्री को कौन सी पीड़ा होती है वो अनुभव से, कल्पना नहीं कर सकता। डॉक्टर भी कल्पना नहीं कर सकता कि जो स्त्री के साथ है। स्त्री को ही अपना माता बनने का अनुभव अधिकार वाणी से बता सकते हैं। इसके कारण स्त्रीवादी साहित्य स्त्री लिख सकती है, दलित साहित्य दलित लेखक ही लिख सकता है। मगर हम गैर दलित को नकार नहीं सकते। उनका लेखन हमारे लिए बहुत
महत्वपूर्ण लगता है, मगर वो नहीं लिख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपनी बातचीत में बाबा साहब अम्बेडकर साहब का नाम लिया, तो मैं मतलब इस तरफ आपको मोड़ते हुए जानना चाहूँगी कि एक तरफ तो हमारे देश का संविधान एक दलित व्यक्ति लिखता है, दूसरी तरफ हमारे देश के सबसे बड़े पद, राष्ट्रपति पद तक पर एक व्यक्ति अपने राजनीतिक जीवन का सफ़र तय कर सकता है, उस पद तक पहुंच सकता है, उस पद की गरिमा बढ़ा सकता है दलित होने के बावजूद। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आज के समय में कहा जा रहा है कि दलित शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, दलित शब्द नहीं बोला जाना चाहिए, लिखा नहीं जाना चाहिए। इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर आप दलित को दलित नहीं कहेंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा इससे? इस शब्द को बदल देने से क्या बदल जाएगा? मैं दलित शब्द का समर्थक हूँ, इस शब्द का मैं समर्थन करता हूँ। जो भी विरोध कर रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं। दलित शब्द का अर्थ जो रौंदा है, पीसा है, दबा कुचला है, ऐसा था। दलितों ने उस शब्द का अर्थ बदल दिया है। जो दलित लेखकों ने, दलित आंदोलन ने दलित शब्द का क्या अर्थ बदला है? इसका अर्थ ये है, कल का रौंदा पीसा हुआ गुलाम आदमी और आज वो अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है, इसका अर्थ दलित है। और दलित शब्द स्थापित करने के लिए हमारे आंदोलन ने, हमारे लेखकों ने 40 साल मेहनत की है और आज दलित शब्दों को पहचान मिल गई है। वो स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में और सेमिनार में और इतने सारे किताबें दलित साहित्य में, दलित साहित्य नाम से आई है, ये हम खारिज नहीं कर सकते हैं। एक तबका महाराष्ट्र में है जो दलित शब्द को विरोध करता है, क्योंकि दलित शब्द के कारण अन्य सारी दलित जातियां उसमें आती है। दलित एक शब्द के पीछे बहुत सारी जो जितनी भी अनटचेबल कास्ट है वो उनकी पहचान है दलित शब्द। मगर यहाँ की एक जाति जो खुद को बुद्धिस्ट कहती है वो उसमें आना नहीं चाहती, वो इसको विरोध करती है कि हम अब बुद्धिस्ट है, हम बौद्ध बन गए हैं, बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म दिया है, हम दलित शब्द नहीं हम दलित शब्द नहीं चाहते। केवल एक जाति, मगर वो भी दलित जाति है और शब्द बदलने से स्थितियां बदलती नहीं है। बौद्धों को भी आरक्षण चाहिए, बौद्धों पर भी अन्याय होता है। हमने धर्म परिवर्तन किया, उसके बाद भी हम गरीब है और हम पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और इसके पहले जब महात्मा गांधी जी ने हमें हरिजन शब्द दिया था और हरिजन शब्द को हमने नकारा कि हरिजन शब्द हम नहीं चाहते। अब दलित आंदोलन ने दलित शब्द का पहचान दिया है और अब कह रहे हैं दलित शब्द हम नहीं चाहते। फिर आप क्या चाहते हैं? हर बात को आप खारिज करने निकले हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हम दलित है और दलित रहेंगे। दलित रहना यानी दबे कुचले रहना नहीं, दलित रहना यानी रोंदा पिसा रहना नहीं, गुलाम रहना नहीं। गुलाम है मगर आजादी के लिए, भाईचारा के लिए, स्वातंत्र के लिए हम लड़ने वाले हैं। इस मानसिकता दलित शब्द में अभिव्यक्त होती है। सर, आप अब हक की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको हमदर्दी नहीं चाहिए, हक चाहिए, अपना अधिकार चाहिए। तो जब आप ये अधिकार चाहते हैं तो इस अधिकार का जो चेहरा है वो क्या है? आप मतलब क्या चाहते हैं कि धर्म में आपको सम्मानजनक तरीके से स्थान मिल जाए, मंदिरों में प्रवेश मिल जाए, धर्म आपको पूरी तरह से अपना ले, या फिर आप इस धर्म को ही खारिज कर देते हैं? देखो, अधिकार की बात हम कर रहे हैं, वो अधिकार मानवाधिकार की बात है। हाँ, मेरा एक पहला दौर था, तो उस वक्त मैं कहता था कि मुझे होटल में प्रवेश नहीं मिलता था, मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं मिल रहा है, ना ही मेरे बाल काप रहा है। ये मेरी कंप्लेन थी। अब ये मेरी कंप्लेन नहीं है। मुझे इस सियासत में, इस सत्ता में बराबरी का हक चाहिए, बराबरी का अधिकार चाहिए। हम अधिकार चाहते हैं, हम किसी की दया नहीं चाहते। मैं दया की घृणा करता हूँ। हाँ, दया से हमारा पेट नहीं भरेगा। हमें हमारे हक चाहिए और हक के लिए मैं लिख रहा हूँ। मेरे शब्द मेरे हथियार है। हाँ, और मेरे हक के लिए मैं मेरे शब्द का हथियार जैसा इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, और हम हक के लिए, हमारा पूरा दलित साहित्य एक मानवाधिकार का आंदोलन है।
और हम आंदोलन के लिए लिख रहे हैं। हम केवल लेखक नहीं है, हम एक्टिविस्ट लेखक है, हम कार्यकर्ता लेखक है। आंदोलन के कारण हम लिख रहे हैं, और आंदोलन नहीं होता तो हम लेखक नहीं होते। ठीक कहा आपने। तो आप मुझे ये बताइए कि आप तो एक साहित्यकार हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी, और जो आप अधिकार मांग रहे हैं वो सत्ता में अपनी भागीदारी चाह रहे हैं, राजनीति में अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो क्या राजनीति साहित्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, उस पर असर छोड़ती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, कि यहाँ एक बहुत बड़ी परंपरा है, वो आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, यानी साहित्य के लिए साहित्य, साहित्य आनंद देने के लिए लिखा जाता है। हमें केवल साहित्य पढ़ेंगे, साहित्य लिखेंगे, और साहित्य से हमें आनंद चाहिए, इसके सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए। हम साहित्य, ये हमारी राजनीति है, हम राजनीति के लिए साहित्य लिख रहे हैं। हमारे हम मैं जैसा एक एमएलए, जैसा एक सांसद सदन में प्रश्न उठाता है, उसी प्रकार से मैं मेरे साहित्य में, वो कविता हो, कहानी हो, आत्मकथा हो, उसमें मैं दलितों के प्रश्न उठाता हूँ, मैं दलितों का पक्ष लेता हूँ। आई एडवोकेट दलित प्रॉब्लम्स, आई राइट फॉर सोशल कॉज। हाँ, मैं साहित्य को राजनीति से जुड़ना चाहता हूँ। देखिए, जब जब दलित आंदोलन प्रखर होता है, तब तब हमारा साहित्य विद्रोही बनता है, प्रखर होता है। जब आंदोलन फिसलता है, आंदोलन गुमराह हो जाता है, तब लेखक भी फिसल जाते हैं, गुमराह होने जाते हैं। और देश के राजनीति को हम जब हक और अधिकार की बात करते हैं, तब हमें राजनीति की बात करना जरूरी है। राजनीति के सिवाय हमारे प्रश्न हल नहीं होंगे। और यदि हम चंद तारों की बात करेंगे, चंद्र सूरज की बात करेंगे, बाग फूलों की बात करेंगे, उनसे हमारे प्रश्न हल नहीं होंगे। हम सत्ता की बात करेंगे, हम मानव अधिकारों की बात करेंगे, और वही हमारा धर्म है। डॉक्टर साहब, मैं अपने अगले सवाल पर लौटती हूँ। ये एक आम धारणा है कि दूर दराज के इलाकों में छुआछूत की परंपराएं होती हैं, धर्म की संकीर्णताएं ज़्यादा होती हैं, भेदभाव ज़्यादा होता है, लेकिन शहरों में ये समस्या नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शहरों में चलो। दलितों को कहा था कि आप देहातों में मत रहना, देहातों में अंधियारा है, जातिवाद है, छुआछूत है, आप शहरों में चलो, शिक्षा ले लो, और शिक्षा के कारण आप में बदलाव होगा। शहरों में पुलिस है, हॉस्पिटल्स है, और इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, सिविल सोसाइटी है। देहातों में ये सब बातें नहीं है। आज भी देहातों में छुआछूत है, जातिवाद है, अन्याय अत्याचार है, और इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, चलो हम देहात की तरफ जाएंगे और वो नष्ट करेंगे। बाबा साहब की भूमिका और महात्मा गांधी जी की भूमिका एक ही है। महात्मा गांधी जी देहात की तरफ जाते थे और देहात का जो अंधियारा है वो हटाना चाहते थे। बाबा साहब देहात में जो लोग हैं उनको शहरों में लाकर जहाँ कानून है, जहाँ स्कूल है, जहाँ हॉस्पिटल्स है, जहाँ कल्चरल कम्युनिटी है, वहां रखना चाहते थे, और उनको बदलाव और दिखाना चाहते थे। दोनों एक जैसी ही विचार है, मगर मैं शहरों में दलितों पर अन्याय अत्याचार कम होते हैं, ये मुझे मान्य है। फिर भी अन्याय अत्याचार का स्वरूप बदला है। आज 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 मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब मैं देहात में था तब अच्छा था, वहां की छुआछूत, उनकी वहां की जाति व्यवस्था ठीक थी। आज जब मुझे ऑफिस में, कॉलोनी में जब मुझे नीचा दिखाया जाता है, तब मुझे बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है कि इतने कल्चर्ड कम्युनिटी आजादी के इतने बाद भी मुझे नीचे दिखाते हैं। इसका दुख होता ही है, मगर इसके लिए थोड़ा वक्त देना भी जरूरी है। मैं इसी बात को आगे जोड़ना चाहूँगी कि जो आपकी किताब है अक्करमाशी, जो आपकी आत्मकथा भी है, जिसके अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं, बहुत काम हुआ है इस किताब पर, यह किताब बहुत सराही गई है, समय पर इस किताब ने प्रभाव डाला है, और ये आपकी आत्मकथा है। तो उस जीवन में जो आपने इस किताब में दर्शाया है और वो जीवन जो आज आप जी रहे हैं, क्या बहुत फर्क आ गया है? क्या स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं जिन पे खुश हुआ जा सकता है? देखिए, लेखक किताब लिखने से उसके जीवन में बदलाव नहीं आता।
किताब लिखने से मुझे नाम मिलता है, जी। मुझे रिकग्निशन मिलता है। लोग मेरी इंटरव्यू लेंगे, मुझे स्कूलों में बुलाएंगे भाषण करने के लिए, मगर मेरी नौकरी नहीं बदलेगी, मेरा घर नहीं बदलेगा, मेरे माँ बाप नहीं बदलेगी और मेरी जात नहीं बदलेगी। बदलेगा, मैं बदल ठीक है, ये सवाल बहुत अच्छा भी है इसके कारण कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो उस वक्त मेरी 25-26 की उम्र होगी, उस वक्त मैंने आक्रमशी लिखी है। आज मैं 65 ईयर का हुआ हूँ। इस काल में मैंने शिक्षा हासिल की, आरक्षण के कारण मुझे नौकरी मिल गई, नौकरी के कारण मुझे मेरा घर बदल गया, मैं झोपड़ी से कॉलोनी में आ गया। इतना ही नहीं, मेरे जो दो दामाद है वो ऊंची जाति के हैं। मैं जब छोटा था उस जाति से डरता था, ये जाति मुझे कैसा बर्ताव करेगी। मगर आज ये दो ऊंची जाति के दो दामाद हैं, उनसे मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अरेंज मैरिज जैसे हमारे रिलेशन है, छुआछूत नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये समाज बदल रहा है, अंतरजातीय विवाह हो रहा है, हर जाति के दोस्त आ रहे हैं, मिल रहे हैं। मुझे ये बदल बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे ये मेरी चीज़ माँ हैरानी में डालती है डॉक्टर साहब की, मतलब अक्करमाशी, और वो भी आत्मकथा के रूप में आपने तब लिख दी जब आप 26 साल के थे, जबकि आमतौर पर तो आत्मकथाएं लोग अपने जीवन के अंत में बताना चाहते हैं, जब पूरा निचोड़ वो दे देना चाहते हैं, तो आपने इतनी जल्दी आत्मकथा कैसे लिख दी? ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि दलित लेखक और खास करके शरण कुमार लिम्बाले ने जी। आत्मकथा आयु के 25 साल में क्यों लिखी? 25 साल में इतना क्या इन्हें झेला होगा? हाँ बिल्कुल। आपने ये सवाल पूछा, ये सही है। आज मैं आक्रमशी नहीं लिख सकता, क्योंकि आज मेरे दो दामाद है, बहू है, मेरे दोस्त है, और जो साहस मैंने 40 साल पहले किया, आज वो मैं नहीं कर सकता। मेरे इंटरेस्ट इस व्यवस्था में से जुड़ गए हैं, मैं डेयरिंग नहीं कर सकता। उस वक्त मैं अकेला था, उस वक्त मैंने साहस किया, और मेरे उस उम्र में अक्करमाशी लिखी, यानी मेरे सब अनुभव फ्रेश उसमें आए। आज उस पर मेरे संस्करण होते, कुछ सेंसर होता, और कुछ बातें मैं लिख नहीं सकता था आज। और आत्मकथा, एक बात और मुझे जो ऐड करना चाहता हूँ कि लेखक का आयुष्य, लेखक का जीवन कितने साल का है, इससे मापना गिनना मुझे पसंद नहीं है। लेखक ने कौन सी वेदना, कौन सी पीड़ा जी है, वो महत्व का है। वर्षों के सिवा, यानी वर्षों से भी ज्यादा उसकी वेदना महत्व की है। मैं 25 साल में जो वेदना, वो पीड़ा भोगी है, वो 100 साल में भी कोई भोग नहीं सकता। मैं समझती हूँ इस बात को। डॉक्टर साहब, लौटते हैं दलित साहित्य की तरफ। तो दलित साहित्य में जो हम सबसे तीखा स्वर पाते हैं, वो पाते हैं गुस्से का, वेदना का, उपेक्षा का। लेकिन इन दर्द, उपेक्षा और इसके अलावा क्या दलित साहित्य का कोई सौंदर्य बोध भी हो सकता है, उसका कोई सौंदर्य दर्शन भी हो सकता है? या इन तेवरों के अलावा जो कि बहुत तीखे हैं, क्या दलित साहित्य की कोई और पहचान भी हो सकती है? हो सकती है। कैसे? पहला दौर था, वो पहला दौर में हम आक्रोश करते थे, हम इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, आपको दो आंखें है, हमें दो आंखें है, आपका लहू लाल है, हमारा लहू लाल है, हमें एक इंसान के तरफ देखो, इंसान के तरह देखो। इस प्रकार के हम दया याचना करते थे, और दया याचना करने के बाद भी हमको इस व्यवस्था ने स्वीकृत नहीं किया। फिर हम नकार देना शुरू कर दिया कि आक्रोश कुछ काम का नहीं, हम अभी नकारेंगे। फिर हम ईश्वर को नकारने लगे, हम व्यवस्था को नकारने लगे। नकारने से भी कुछ बात नहीं बनी, फिर हम विद्रोह करने लगे कि हम विद्रोह करते हैं, हमें हक अधिकार चाहिए। तब कुछ ध्यान हमारे तरफ आ गया। अभी मुझे लगता है कि विद्रोह बहुत देर तक नहीं करना चाहिए। विद्रोह सौंदर्य के लिए हमने किया है, विद्रोह यानी कुछ विध्वंस करना हम नहीं चाहते। हम विध्वंस करना चाहते हैं, किसका विध्वंस करना चाहता है? हम गुलामी का विध्वंस करना चाहते हैं, अमानुष अत्याचारों का विध्वंस करना चाहते हैं। हम जहां जहां भी अन्याय हो, वो दलित पर ही नहीं, सवर्णों पर भी अन्याय हो,
अन्याय जहां भी हो उसका पक्ष लेकर हम बोलते हैं और अन्याय के खिलाफ हम विद्रोह करते हैं। ये करते करते हम क्या चाहते हैं? हम अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, समता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, स्वातंत्र चाहते हैं। विद्रोह के ये दो पहलू है दलित साहित्य में। केवल विद्रोह करना, गाली गलौज करना, आक्रोश करना, यही एक ही पहलू नहीं, इसके साथ साथ हम मनुष्यता चाहते हैं, हक अधिकार चाहते हैं और सुंदर देश, सुंदर भारत चाहते हैं और उसके लिए हम लिख रहे हैं। ये भी हमारी एक पहलू है। डॉक्टर साहब, मैं बातचीत की शुरुआत की तरफ आपको मतलब याद दिलाना चाहूँगी कि आपने कहा था कि जब एक स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो जिस पीड़ा से गुजर रही है, जो तकलीफ़ वो महसूस कर रही है, उसे सिर्फ एक औरत होकर ही समझा जा सकता है। आपका साहित्य जितना मैंने पढ़ा है और जिसमें औरतों की जो झलक मिलती है, जो चेहरा उनका सामने आता है, मैं चाहूँगी कि आप अपने साहित्य के स्त्री पात्रों की तरफ, स्त्री किरदारों की तरफ भी कुछ रोशनी डालें उन पर। कि देखो कि दलित पुरुष दलित है, मगर दलित स्त्री दलित है और स्त्री है। दलित पर अन्याय होता है, दलित पुरुष पर अन्याय होता है, वो एक दलित है इसलिए अन्याय होता है। दलित स्त्री पर दलित भी अन्याय करता है और यहाँ की व्यवस्था भी अन्याय करता है। वो बहुत दबी कुचली है। मेरे सारे साहित्य में दलित स्त्रियां आते हैं और ज्यादातर दलित स्त्री पर ही अन्याय होता है। जब किसी को लेसन देना है तो यानी यहाँ का यजमान समाज, यहाँ के गुंडे पुरुष पर अन्याय नहीं करेंगे, वो पुरुष के स्त्री पर अन्याय करेंगे। ये व्यवस्था है कि स्त्री पर अन्याय करने वाली है। दलित हो, वह दलित स्त्री हो, उस पर भी अन्याय होता है, सवर्ण स्त्री हो, उस पर भी अन्याय होता है। दलित साहित्य भारी मात्रा में दलित स्त्री पर होने वाले अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में बात करता है और साथ साथ में ही पुरुष पर भी अन्याय होने वाले, जो दलित होने के कारण जो अन्याय होते हैं उसके विरुद्ध भी बात करता है। और तीसरी बात, इस पूरे समाज में भाईचारा हो, इसके लिए भी बात करता है। सोशल मीडिया में आपकी वॉल पर लिखा हुआ है कि आप डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र से प्यार करते हैं। तो इस विषय में जो वर्तमान हालात हैं, आप अपने लोकतंत्र को कहाँ और किस रूप में पा रहे हैं? मुझे तो ये सवाल बहुत कठिन लगता है। देखिए कि आपका तो किसी पूरा पार्टी जीवन ही को कठिन रहा है नहीं कहूंगा, मगर मैं समाज में बहुत बदलाव आया है, हम बोल रहे हैं। एक है कि समाज में डर फैला हुआ है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, करप्शन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। आज इस कोरोना के कारण कितने माइग्रेंट लेबर्स हम रास्ते से जाते देख रहे हैं। हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी खत्म हो रही है। ये ठीक है, मगर इसके साथ ही जो कांग्रेस काल में बहुत एक दो तीन दशक उन्होंने सत्ता चलाई। उसमें बदलाव जरूरी था। मैं भाजपा का प्रशंसक नहीं, मगर एक बदलाव के रूप में, एक दूसरा पक्ष के रूप में ये सत्ता आनी जरूरी थी। इसलिए कांग्रेस को सबक मिलना जरूरी था। क्या दिया है कांग्रेस और भाजपा ने, आज के सत्ता ने क्या दिया है? जनतंत्र में क्या हम देख रहे हैं? यही जनतंत्र के लिए हमने स्वतंत्र चाहा था और ब्रिटिशों के खिलाफ हम आंदोलन किया था। क्या है कि एक लीडर बनता है और 10 टर्म वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है, विधायक रहता है। ये क्या जनतंत्र है? उसके बाद उसकी बेबी, उसका बेटा, उसकी बहू, उसका पोता, ये नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में आया है। ये इसमें फैमिली यानी फैमिली पॉलिटिक्स हो रहा है। एक नेता का ही परिवार सत्ता चला रहा है। वो सत्ता, वो जनतंत्र नीचे के आदमी तक नहीं आता। ये जनतंत्र, ये स्वातंत्र आम आदमी को मिलना चाहिए। आम आदमी की आवाज जनतंत्र में बुलंद होनी चाहिए, नहीं हो रही है। कुछ परिवार, कुछ नेता लोग इस राज्य को चला रहे हैं, कुछ उद्योजक इस देश को चला रहे हैं। मुझे लगता है ये जनतंत्र नहीं है। मैं वो जनतंत्र चाहता हूं जहां हम
आम आदमी, औरत बहुत मुक्त रूप से, भाईचारा से एक दूसरे को मिलेंगे और स्वतंत्रता से बात करेंगे। केवल स्वतंत्रता यानी सदन में होती है क्या? स्वतंत्रता यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी को होती है क्या? स्वतंत्रता और जनतंत्र हमारे घर घर में हम जो आचरण करते हैं उसमें भी होनी चाहिए। हमारे पारिवारिक संबंध में, हमारे निजी संबंध में, हमारे दोस्तों के संबंध में और सामाजिक संबंध में भी जनतंत्र आना जरूरी है। हम जनतंत्र के लिए केवल दिल्ली की तरफ देखते हैं, यही जनतंत्र है, यही सत्ता है और वही हमारा भाग्य बदलेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। वो आजादी, वो जनतंत्र नीचे तक आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है, उसके लिए हम बगावत कर रहे हैं और बगावत करेंगे ही। और अब जो ये कोशिशें हो रही हैं सभी को एक समानता के छाते के नीचे लाने की, एक धर्म के, एक हिंदुत्व के, एक बराबरी के छाते के नीचे लाने की, क्या आपको लगता है कि ये संभव है? क्या इस समय में दलितों पर अत्याचार और ज्यादा नहीं बढ़ गए हैं? नहीं, ये हाँ, कल्चरिज्म सारी दुनिया में हो रहे हैं। यहाँ तो परंपरा आ रही है। हमारे देखो, यहाँ तमिल मलयालम का चेहरा कैसा है और नागालैंड मिजोरम का चेहरा कैसा है, पंजाबी का रंग कैसा है और हमारा आंध्र प्रदेश लोगों का चेहरा कलर कैसा जी, है। बिल्कुल विविधताएं हैं। दक्षिण भारत का चेहरा और उत्तर भारत का चेहरा, दक्षिण भारत का रंग और उत्तर भारत का रंग, हमारे हर प्रांत की भाषा अलग अलग है। हम एक दूसरे को बोल नहीं सकते। आज मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इसके लिए मुझे बहुत तालीम करनी पड़ी है। एक भाषा होती तो अच्छा होती, पर अपने यहाँ इतने भाषाएं है, इतने धर्म है, इतनी जाति है। तो हम हिंदू धर्म में ही इतने जातियां है, इतने ईश्वर है, इतने मंदिर है, पहले वो खत्म करो भाई। हम हिंदू धर्म को स्वच्छ करना चाहते हैं, हिंदू धर्म को सुंदर करना चाहते हैं। हिंदू धर्म में इतने जातियां हैं, वो सब खत्म करो और एक हिंदू, एक सिख, एक ईसाई और एक बुद्धिस्ट और एक जैन, ऐसा बनना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। केवल आप लोगों को मारने से एक धर्म रहेगा, तो आप सब अल्पसंख्यकों को आपको मारना पड़ेगा, सब आदिवासी को मारना पड़ेगा, सब दलितों को मारना पड़ेगा। ये आबादी कितनी है? ये तानाशाही इस देश में कभी नहीं वो आएगी। बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी परंपरा हमारे देश में है कि जो विभिन्न धर्मों की, भाषाओं की हमारी संस्कृति है, उसको हम किसी सत्ता इसको खारिज नहीं कर सकती, नकार नहीं सकती। ये एक चुनावी राजनीति है, इसको चुनावी राजनीति के रूप में ही देखना चाहिए। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी, आप हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़े, हमसे इतनी खूबसूरत बातें की, हमें ज़िंदगी का एक और पक्ष दिखाया। इस सब के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मेरे जैसे एक आम आदमी का, एक सामान्य लेखक का इंटरव्यू लिया और मुझे लोगों के सामने मुझे बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ और ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ था। दामिनी जी और बाकी के आपके टीम सभी का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।